हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लास्ट क्लास में हम कवर कर रहे थे किस तरीके से हम लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला यूनिट, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा। ठीक है, इन सभी बातों को हमने कवर किया। अब हम देखते हैं कि किसी भी फॉर्मूले को हम किस तरीके से लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। तो देखिए, इफ वी नो द वैलेंसीज, अगर हमें वैलेंसीज पता है, जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, वहां से भी आपको हिंट मिलेगी। तो अगर हमें वैलेंसीज पता है एलिमेंट्स की इन्वॉल्वड इन ए कंपाउंड, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय बैलेंसिंग द वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सोडियम पॉजिटिव होता है, इसकी वैलेंसी 1 है। मैं कह रहा हूँ Cl नेगेटिव, इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो क्या करना है आपको? वैलेंसीज लिखनी है इस तरीके से और क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको मिल जाएगा NaCl इज द फॉर्मूला। आप कह रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, तो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव होता है और क्लोराइड Cl नेगेटिव होता है। आपको इनकी वैलेंसीज लिखनी है इस तरीके से और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा MgCl2। और लिखते टाइम जो इनकी वैलेंसीज है वो सबस्क्रिप्ट में यूज होंगी और जो इनके चार्जेस है वो हटा देने हैं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि क्या है द स्टेप्स। आप देखेंगे द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। पहला स्टेप क्या? देखिए ध्यान से समझिए। फर्स्ट राइट द सिंबल्स, जो कि मैंने आपको बताया, ऑफ द एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कंपाउंड्स। देन बिलो ईच सिंबल राइट इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैलेंसी। वैलेंसी में फिर से बता रहा हूं, वैलेंसी इज नथिंग दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी इज नथिंग दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। इस चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फाइनली वी एक्सचेंज द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, मतलब क्रिस क्रॉस मेथड आपको अप्लाई करना है। इट मींस विद द फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसीज ऑफ द second atom, and with the second atom we write the valencies of the first atom. The valencies are to be written as a subscript, जो कि मैंने आपको बताया, to the symbols. If the valencies have any common factor, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपने कोई भी लिया A और कोई लिया B और इसकी वैलेंसी 6 और इसकी वैलेंसी मान लीजिए 3 है, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो सकते हैं। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है। क्या है फॉर्मूला बनेगा? AB2, ना कि A3B6। A3B6 फॉर्मूला गलत है, मतलब गलत नहीं कह सकते, आप कहेंगे कि ये सिंपलेस्ट नहीं है। हमें लिखना होता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो सिंपलेस्ट रेशियो की तरफ चलना है। तो जब अगर वैलेंसी में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय दैट कॉमन फैक्टर एंड दिस गिव्स द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स। राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज एन एग्जांपल, आप देख सकते हैं फॉलोइंग स्टेप्स हम यहाँ पे यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखने में। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट, जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट राइट देयर सिंबल्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ठीक है जी। अब क्या करना है? इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। क्या कॉमन फैक्टर है? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा? CO, यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ पे मिल जाएगा 1। उसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं CO4 सिंबल्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे? इस तरीके से मैंने लिखा और इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम उसका फॉर्मूला लिख देंगे। नाउ द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर टू बी एक्सचेंज, सो द सबस्क्रिप्ट कोरस्पॉन्डिंग टू कार्बन इज 2 एंड द ऑक्सीजन इज 4। तो फॉर्मूला होना चाहिए C2O4, बट एक्चुअली में हमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है, वो क्या हो जाएगा? CO2। But the valencies 2 and 4 have a common factor 2. On dividing the whole formula by 2, we get the simplest formula which is CO2। और C मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो हम बोलेंगे इसके, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड। ठीक है। द वैलेंसीज ऑफ एन आयन इज द सेम एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। जैसे कि मैंने बताया आपको, वैलेंसीज क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी इज नथिंग दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है, देखो चार्जेस के केस में क्या होगा, मान लीजिए आपने Na पॉजिटिव लिया, तो Na पॉजिटिव क्या चाहेगा कि मैं इस तरीके के, मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी? 1। कैसे पता लगा? क्योंकि एक अपोजिट चार्ज मतलब अनायन के साथ कंबाइन होना चाहेगा एक नेगेटिव के साथ। ठीक है, एक नेगेटिव चाहिए उसको, चाहे वो एक नेगेटिव वाला एक अनायन हो, एक नेगेटिव वाले 10 अनायन हो। ठीक है, मान लीजिए Mg2 पॉजिटिव की बात करूं तो इसको 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए कंबाइन होने के लिए। ठीक है, अपोजिट चार्ज के साथ कंबाइन होगा, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 2। वो कौन डिसाइड कर रहा है? इसका चार्ज। तो डेफिनेटली वैलेंसी निकालने के लिए इसके आपको बहुत बड़ा कोई ट्रिक नहीं लगानी, सिर्फ क्या देखना है कि जो चार्ज है वो उसकी वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ एन आयन इज सेम एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। If an ion has 1 unit positive charge, its valency is +1. It is known as monovalent cation. अगर 1 यूनिट है, जैसे Na पॉजिटिव हो गया, H पॉजिटिव हो गया, तो ये आपके हो गए 1 यूनिट वाले पॉजिटिव चार्ज, मतलब इनको बोलेंगे मोनो। वैलेंसी कितनी? 1, तो मोनोवेलेंट कटायन। अगर 2 है, मान लीजिए Mg2 पॉजिटिव हो गया, मान लीजिए Ca2 पॉजिटिव हो गया, तो इनके लिए क्या यूज करेंगे? डाईवेलेंट कटायन। डाईवेलेंट कटायन।
तो ये बातें छोटी-छोटी सी बातें जो आपको अपने माइंड में रखनी है। इफ एन आयन हैज़ 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट्स वैलेंसी इज -2। वैलेंसीज के लिए हम माइनस प्लस नहीं लगाते हैं, वैलेंसी सिंपल होती है, सिर्फ नंबर। सो इसको हम कहेंगे अगर माइनस है, देखो नेगेटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव है, तो 2 मतलब डाई, और वैलेंसी क्या है 2, तो डाई वैलेंट, और नेगेटिव है तो अनायन। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आप कुछ कॉमन इलेक्ट्रोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल्स को देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोनोवैलेंट जैसे H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, सोडियम आयन Na पॉजिटिव, क्यूप्रस और Cu देखो अब ये वैलेंसीज में दो तरह की होगी। कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो हायर वैलेंसी और लोअर वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी अगर जो शो करेंगे तो जो लोअर वाली वैलेंसी होगी, जैसे आयरन के केस में Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, जो लोअर वाली होगी, जो कौन सी होगी लोअर, उसके लिए हमें क्या लगाना है OUS अस। ठीक है, और जो हायर वाली होगी हायर, उसके लिए हमें क्या लगाना है IC इक। ठीक है, ये चीजें हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया H पॉजिटिव, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटाशियम K पॉजिटिव, क्यूप्रस क्योंकि Cu पॉजिटिव होगा, और क्यूप्रिक हो जाएगा CO2 पॉजिटिव। ठीक है, आर्जेंटस जिसको सिल्वर वन भी बोल सकते हैं Ag पॉजिटिव, मर्क्यूरस जिसको मर्क्यूरी वन भी बोल सकते हैं H पॉजिटिव, Hg पॉजिटिव। उसके बाद आ जाते हैं आप बाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में। बाईवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, जिंक Zn2 पॉजिटिव, प्लम्बस को लेड 2 भी लिख सकते हैं Pb2 पॉजिटिव। क्यूप्रिक आ गया ना, क्यूप्रिक को लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव या फिर Cu कॉपर 2, इस तरीके से। आर्जेंटिक आर्जेंटस सिल्वर 1 के लिए, आर्जेंटिक सिल्वर 2 के लिए, Ag2 प्लस। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनस किसके लिए Ag आर्जेंट सॉरी आर्जेंटिक जो मैंने लिखा वो Ag2 प्लस के लिए, और स्टेनस Sn तो होता है टिन का, तो स्टेनिक अगर मैं बोलूँ स्टेनिक और स्टेनिक तो Sn2 प्लस स्टेनस और Sn3 प्लस स्टेनिक। ठीक है, उसके बाद आता है फेमस। ठीक है, फेमस नहीं फेरस, क्या बोलेंगे इसे फेरस, FeRROUS। फेरस क्या होगा Fe2 प्लस। उसके बाद मर्क्यूरी 2 Hg2 प्लस। ठीक है, मर्क्यूरिक, और यहाँ पे क्या बोला मर्क्यूरस। ठीक है, उसके बाद बेरियम Ba2 प्लस के लिए आप सीधा आपके यहाँ पे दिख रहा है। ट्राइवेलेंट में बात करें तो Al3 पॉजिटिव हो गया। फेरिक बोलेंगे, देखो यहाँ पे फेरस और यहाँ पे क्या आ गया फेरिक, आयरन 3, और यहाँ पे क्या आएगा क्रोमियम Cr3 प्लस। ठीक है, स्टेनिक मैंने कहा था स्टेनिक, अगर Sn4 प्लस है तो स्टेनिक, और Sn2 प्लस है तो स्टेनस। प्लम्बस का बोलेंगे जब Pb2 प्लस और Pb4 प्लस है तो प्लम्बिक। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं इन वैलेंसीज ऑफ आयंस को। नेक्स्ट जो बात आती है वो कुछ और अनायंस की बात है। अब की बार नेगेटिव रेडिकल्स, और पहले कौन से रेडिकल्स से पॉजिटिव। तो नेगेटिव रेडिकल्स में आप देख सकते हैं जैसे फ्लोराइड F नेगेटिव, क्लोराइड Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड Br नेगेटिव, आयोडाइड I नेगेटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, नाइट्राइट दिस इज नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 नेगेटिव। ठीक है, NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट, जैसे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, KNO2 पोटाशियम नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है, CaNO3 होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। उसके बाद आते हैं बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बोलेंगे SCO3 नेगेटिव, बाइसल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलेंगे HSO3 नेगेटिव, बाइसल्फाइड देखो सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलेंगे हम HS नेगेटिव। अगर H2S बोल दो तो इसको बोल देंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अगर मैं बोलूं बाइसल्फाइड तो बाइसल्फाइड क्या हो जाएगा HS नेगेटिव, और एसीटेट क्या हो जाएगा CH3COO नेगेटिव, और बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो जाएगा HSO4 नेगेटिव। राइट, बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा SO4 2 नेगेटिव होता है, तो अगर इसके साथ एक H जोड़ दे तो HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद सल्फेट आयन क्या होगा SO4 2 नेगेटिव। ये बाइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ट्राइवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात हो रही है, पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये टेट्रा है। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड दिस इज सल्फाइड नॉट सल्फाइड, दिस इज सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड 2 नेगेटिव S2 नेगेटिव, थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव, जिंकेट ZnO2 2 नेगेटिव, ZnO2 2 नेगेटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, परऑक्साइड O2 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सिलिकेट SiO3 2 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्राइड N3 नेगेटिव, फॉस्फाइड P3 नेगेटिव, फॉस्फाइड क्या हो जाएगा PO3 2 नेगेटिव। फॉस्फाइड क्या होता है देखो PO4 3 नेगेटिव क्या होता है फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव क्या होता है फॉस्फेट। अगर मैं PO4 2 नेगेटिव कर दूं तो इसको क्या 3 नेगेटिव कर दूं तो PO4 3 नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है फॉस्फेट, और PO3 2 नेगेटिव तो ट्राइवेलेंट में नहीं आएगा क्योंकि ये तो 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो PO3
2 नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉस्फेट और कार्बाइड C4 नेगेटिव। इनको आप इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है वैलेंसी ऑफ आयंस। वैलेंसी ऑफ आयंस देखो, कैटायन कंटेन्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनायंस कंटेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द नंबर स्टोर इन योर मेमोरी ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन देम। ठीक है, वैलेंसी ऑफ आयंस आप कैसे आप ये बात भी समझिए, कैटायंस कंटेन्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं आपको बता चुका हूँ। कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और अनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ये जो आपका ये आयन लिखा हुआ है, जैसे इसको आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे सल्फाइट और सल्फेट को एग्जांपल से आप समझिए, नोट दिस। जैसे सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, और सल्फाइट क्या होता है, SO3 2 नेगेटिव। तो फॉस्फेट क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव। तो फॉस्फाइट क्या होगा, PO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, PO3 2 नेगेटिव, ये फॉस्फाइट हो गया। और फॉस्फेट क्या होगा, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर। कटाइंस वाली बात याद होगी। उसके बाद आता है राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे लिखें, देखिए ध्यान से। First, write the symbols of the ions from which the ionic compound is made. As a convention, the cation is written on the left and the anion is written on the right side, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। Then the respective valences of the respective cation and anion and then cross multiply. Then the valences of the cation and anion are exchanged. The number of cations and anions in that formula of the compounds are adjusted in such a way that total positive charge of cation becomes equal to the total negative charge of the anions, making the ionic compound electrically neutral. Steps आप देख सकते हैं, जिस the final formula of the ionic compound is then written but the charges present on the cation and anion are not shown. ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल, राइट द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट की कह रहा है, ठीक है जी, लिखते हैं। एल्यूमिनियम आयन का सिंबल होता है Al3 पॉजिटिव, ये कटायन है, और सल्फेट आयन का होता है SO4 2 नेगेटिव। उसने कहा पहले लिख लो Al3 पॉजिटिव उनके सिंबल्स, उसके बाद उनकी लिख लो वैलेंसी, और जब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो फॉर्मूला लिखो तो वो चार्जेस नहीं लिखने हैं। तो Al2 और ये मोनो एटॉमिक नहीं है, पॉली एटॉमिक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के 3 लगाना है। फर्स्ट राइट द सिंबल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन, राइट देयर रेस्पेक्टिव वैलेंसीज बिलो देयर सिंबल्स एज शोन। मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से आपको वैलेंसीज लिखनी है, +3 एंड +2। वैलेंसीज के लिए प्लस और माइनस यूज नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाउ वी एक्सचेंज द वैलेंसीज, सो -2 गेट एसोसिएटेड विद Al एंड +3 गेट एसोसिएटेड विद SO4। सो फाइनल फॉर्मूला जो एल्यूमिनियम सल्फेट का बनेगा वो क्या बन जाएगा, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2 एल्यूमिनियम SO4 होल थ्राइस, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। आफ्टर रिमूविंग द चार्जेस एसोसिएटेड विद एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मूव करेंगे, आयनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। मान लीजिए मैं Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव से एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, जो कि बन गया Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। नॉट ओनली दिस, आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम फॉस्फेट लिखा तो Na3PO4, Na3PO4। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्या काउंट करना है कि एल्यूमिनियम कितने पर कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव। कितने एल्यूमिनियम है, 2, तो 2 3 जा 6 पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। तो कितने एल्यूमिनियम कितने सल्फेट है, 3, तो टोटल 6 नेगेटिव हो गया। तो क्या है, बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, Na पर कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 3 कितना हो गया, 3 पॉजिटिव। और PO4 पर अकेले पे कितना चार्ज होता है, 3 नेगेटिव। तो क्या है, बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। इस तरीके से यहाँ पे चार्ज किया था न्यूट्रल। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है, देखो हम एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं, अब आती है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास एक सिंपल सी टर्म है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको ग्राम में मेजर करना उसे कह देंगे ग्राम एटॉमिक मास। मान लीजिए मैं किसी सोडियम का मास लिख रहा हूँ जो कि 11 U लिख दिया, अगर ग्राम में लिखना तो 11 ग्राम लिख दो, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस बाय न्यूमेरिकली एटॉमिक मास क्या है, 11U। तो ग्राम में लिख दिया तो वो 11 ग्राम ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। इस तरीके से आप किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू राइट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस, वी राइट इट्स एटॉमिक मास, रिमूव द एटॉमिक मास यूनिट मतलब U एंड ऐड ग्राम्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू टू द एटॉमिक मास। बस इतना से करना है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैसे निकालेंगे वो समझिए ध्यान से। मास ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्राम्स। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का सीधा सा फॉर्मूला मास ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्राम्स, उस एलिमेंट का मास ग्राम में, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे,
तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्राम्स, मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ग्राम्स। इससे आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 यू, अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो क्या लिख दूंगा 14 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यू, अगर इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो क्या हो जाएगा 16 ग्राम। बिल्कुल ठीक बात। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, मोलर मास। देखो मोलर मास होगा मोल के लिए, किसके लिए, मोल के लिए, मतलब एक मोल के लिए, एक मोल स्पीसीज, एक मोल अनायन, एक मोल कैटायन, एक मोल जो भी उसका जो मास होगा उसे क्या कहेंगे मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द मास ऑफ वन मोल। वन मोल कितनी वैल्यू होती है, एवोगाड्रो नंबर, व्हिच इज नथिंग दैट इज 6.022 into 10^23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। मान लीजिए मैंने कहा एक मोल चेयर, तो एक मोल चेयर का मतलब कितने पार्टिकल्स, कितनी चेयर होगी मेरे पास होगी 6.023 into 10^23, इतनी सारी चेयर्स हैं। मैं कहूँ एक चेयर का मास कितना, मान लीजिए 1 ग्राम, तो मुझे बताइए 1 मोल चेयर का मास कितना होगा, तो भाई इसको 1 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1 मोल चेयर का मास। मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर, इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल। बिल्कुल ठीक बात है। जितनी भी अगर आपको मान लीजिए ये लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 यू, ग्राम एटॉमिक मास होगा 14 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास होगा 14 ग्राम, अगर ग्राम में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं मोलर मास की बात करूँ तो हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में 14 ग्राम। ठीक है, द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल एंड द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज इट्स मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल, मतलब यूनिट रहेगी वो ग्राम पर मोल रहेगी। एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 यू, मोलर मास हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल। सीधी सी बात है, यू जो कि यूनिट है एटॉमिक मास, यूनिट एमयू भी आप लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, उसको एक्सचेंज कर दीजिए किससे, ग्राम पर मोल से, तो क्या बन जाएगा आपका मोलर मास। अगर ग्राम से कर दिया तो ग्राम एटॉमिक मास। मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो हमने 3 टर्म पढ़ी, पहले ग्राम एटॉमिक मास, फिर हमने बीच में पढ़ी मोलर मास, और अब आ रही है आपकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो भी होगा सब्सटेंस का, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल लिखा H2O, बिल्कुल ठीक बात है, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ये कितने हो जाएगा 2 into 1 प्लस ये कितने ऑक्सीजन 1 into 16, तो कितना हो जाएगा 18U। 18U क्या है इसका ग्राम एटॉमिक मास, नहीं, ये 18U इसका सिर्फ एटॉमिक मास है, नहीं, 18U इसका मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं बात करूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की तो वो हो जाएगा 18 ग्राम बस। अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर मोलर मास की बात करूं तो वो हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो एक ही चीज की बस यूनिट चेंज करी गई है और उसकी नाम चेंज होता चलेगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास, जो कि इसका 18 हुआ है। फॉर एग्जांपल वाटर इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। इफ यू वांट टू राइट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, वी राइट द मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखिए जो कि 18 है, और रिमूव द मॉलिक्यूलर मास यूनिट यू को हटाइए और जी को लगाइए, मतलब ऐड ग्राम्स टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट जो बात आती है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 32 ग्राम, तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। कैसे पता लगी, अच्छा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर निकालने तो मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, जो भी इसका मास दे रखा हो उसको डिवाइड कर दीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। भाई अगर ग्राम मॉलिक्यूल निकालने नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स से क्या करना है, जो उसका गिवन मास है, जो भी गिवन मास दे रखा हो, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम से। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, ग्राम एटॉमिक मास शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सारे डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। एक द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स एक्चुअल मास और मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा वो इसका एक्चुअल मास होगा। ठीक है, एक ग्राम का जो मास होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पॉलीएटॉमिक आयन। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पॉलीएटॉमिक आयन दिखा रहा है। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है सल्फाइड मतलब H2 नेगेटिव, बात किसकी हो रही है क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव, बात किसकी हो रही है सल्फेट मतलब SO4 नेगेटिव, बात हो रही है नाइट्राइड मतलब N3 नेगेटिव। अब मैं आपसे बहुत सारी बातें पूछूंगा, यहाँ से मैं पूछूंगा इनमें से कौन सा कटायनिक कौन सा अनायनिक है। ये सारे अनायनिक है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या सारे पॉलीएटॉमिक है या मोनोएटॉमिक है, बिल्कुल ठीक बात है, ये मोनोएटॉमिक एक एटम, ये मोनोएटॉमिक एक एटम, ये मोनोएटॉमिक एक एटम, ये कैसा है फिर पॉलीएटॉमिक, ये कैसा हुआ पॉलीएटॉमिक। एक से ज्यादा एटम अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक क्या आयन। पर हमें पता लग गया क्योंकि 2 नेगेटिव है तो सीधा वर्ड लगा देंगे अनायन, पॉलीएटॉमिक अनायन। ये क्या हुआ आपका पॉलीएटॉमिक अनायन। जरूरी नहीं आप आयन लिखो, आप लिख सकते हो पॉलीएटॉमिक अनायन है ये, हमें पता है। अच्छा क्या पॉलीएटॉमिक इस 2 के बेस पे बता रहा हूँ, नहीं पॉलीएटॉमिक बता रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे। ठीक है, चलिए मूव करेंगे इसके आंसर की तरफ, जो कि होगा आंसर सी। जैसे कि मैंने आपको बताया आंसर क्या होना चाहिए इसका, सल्फेट आयन। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये ऑब्जेक्टिव डीपी पे आपकी चल चुकी है, हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन है आपका द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। तो NaCl इज ए फॉर्मूला यूनिट, बिल्कुल ठीक बात है, एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के केस में क्या होती है फॉर्मूला यूनिट।
तो इनका होगा आयनिक कंपाउंड्स के केस में क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास। जो फॉर्मूला यूनिट होगी उसका क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट मास। सीधी सी बात है। अब अगर फॉर्मूला यूनिट मास पता लग गया, देखो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, और NaCl में हमें Cl का भी पता है और Na का भी पता है। Na का कितना होता है 23U, ठीक है जी, और Cl का कितना होता है 35.5U, और दोनों एक ही है, मतलब सिंगल सिंगल है, तो टोटल हो जाएगा 58.5U। 58.5U इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन सी। चलिए मूव करेंगे आंसर की तरफ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर इज बी। तो आंसर क्या आना चाहिए 58.5, नॉट बी, ठीक है, बी नहीं होगा, कौन सा होगा 58.5, क्योंकि HCl का होगा। देखो HCl अगर बात करूं तो ये 1 हो गया और ये 35.5 हो गया, तो उसका आंसर आ सकता है 36.5U, जो कि HCl अगर यहाँ पे होता तो आंसर बी हो जाता, बट अब की केस में क्या होगा, आंसर सी। मतलब NaCl क्या होगा 23 सोडियम, और प्लस Cl क्या होता है आपका 35.5 डेफिनेटली, तो 35.5 प्लस 23 आपका कितना हो गया 58.5। 58.5 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बी आंसर मैच नहीं करना है, ध्यान रखना है, आंसर कौन सा होगा, सी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस इज प्रेजेंट इन पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या कह रहा है, K2SO4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस। तो सीधी सी बात है, इसमें पोटेशियम कितने जी 2, इसमें सल्फर कितना 1, इसमें ऑक्सीजन कितने 4। पोटेशियम पे कैसे चार्ज होता है पॉजिटिव, सल्फर पे कैसे होता है 2 नेगेटिव, सल्फाइड पे, ठीक है, और ऑक्सीजन पे कैसा होता है 2 नेगेटिव। अच्छा अभी दोनों कंबाइन हो गए तो देखो ऐसे बनेगा SO4 2 नेगेटिव भी हो गया। चलिए पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इन पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट जब ब्रेक होगा तो K2SO4 सीधी सी बात ही बनाएगा SO4 2 नेगेटिव और साथ में 2K पॉजिटिव, साथ में क्या बनाएगा 2K पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं कि 2K पॉजिटिव प्लस में क्या हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव, दिस इज एन कटायन और दिस इज एन अनायन। कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, जैसा कि आप देख सकते हैं, अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। क्या ये पॉलीएटॉमिक है, नहीं, ये मोनो एटॉमिक कटायन है और ये पॉलीएटॉमिक अनायन है, ठीक है। तो कौन सा मैच कर रहा है, K4SO4 गलत, K+4 गलत, K+2 बिल्कुल ठीक, SO4 2-, ठीक है, ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन सी। चलिए मूव करेंगे आंसर की तरफ, तो आप आंसर देख सकते हैं कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 एलिमेंट्स ए, ठीक है, ए का एटॉमिक वेट दे दिया जी 75, कोई दिक्कत नहीं है, बी का एटॉमिक वेट दे दिया जी 16, कोई दिक्कत नहीं है, कंबाइंस टू यील्ड ए कंपाउंड। अब ए और बी कंबाइंड होते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, परसेंटेज बाय वेट ऑफ ए इन द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 75। अब वो कह रहा है मान लीजिए ए और बी कंबाइन हुए और उन्होंने ए बी बना लिया, इस ए बी में एक जो 75%, 75.08% कौन है ए, बाकी 25 जो बच गया वो कौन है बी। तो फॉर्मूला बता दीजिए इसी कंपाउंड का, एकदम से सीधा से क्वेश्चन है, अगर आप इसका फॉर्मूला बताइए AB, AB2, A2B, A2B3, कितना सिंपल सा इसका क्वेश्चन है। देखो एक दो एलिमेंट्स है ए, एक ए है और एक बी है, ए का एटॉमिक वेट दे दिया 75, बी का एटॉमिक वेट दे दिया 16। जब ये कंबाइन हुए तो एक फॉर्मूला बन के आया क्या, AB2 आ सकता है, ए बी आ सकता है, A2B दे रखा है ऑप्शन में और A2B3 दे रखा है। कह रहा है इनके केसेस में, इन केसेस में आप मुझे बताइए कि जो फॉर्मूला है उसके अंदर ए की परसेंटेज 75% है अप्रोक्स, 7508 है, मैं 75 लेके चल रहा हूँ। अब मुझे बताइए इनमें से किस केस में ए 75% है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका आप मुझे सर्च कर बताएंगे कि कैसे करेंगे, दूसरा तरीका भी इजी है और ये तरीका भी इजी है, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो देखो AB2, अगर AB2 आपको दे दिए तो आपको पता है ए कितना और बी कितने, ए यहाँ पे कितना है 1 और बी कितने यहाँ पे 2, सीधी सी बात है, ए 1 है तो टोटल कितना हो गया ए परसेंटेज में 1/3 × 100, मतलब ए कितना हो गया 33%, ए कितना हो गया 33% और बी कितना हो गया फिर 66 या 67 बोल दो 67%। अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए कितना 50% और बी भी कितना 50%। अगर ए टू बी की बात करूं तो ये ए क्या आ जाएगा 2/3, 2/3 का मतलब कितना हो गया जी जल्दी से बताइए, लगभग 75%, राइट। तो ये कितना हो गया 67 या 75, क्विकली बताइए। अगर मैं 200 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा 67 या 75, 67 क्या आएगा 67, यहाँ पे कितना आ जाएगा 67 आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे ए टू बी में आप देख सकते हैं 67 भी हो गया और 33 भी है, और A2B3 की केस में आप देख सकते हो यहाँ पे A2B3, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 5 है, तो एक हो गया 2/5 × 100, 2/5 × 100 का मतलब ए कितना 40, ए कितना है 40 और बी कितना है एक्चुअली में 3 × 100 डिवाइडेड बाय 5, तो बी कितना 60।
60। अब समझने वाली बात ये है कि आंसर तो किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, ये मैंने निकाली है नंबर ऑफ एटम्स की, आपको वेट के अकॉर्डिंग करना है ये काम, जो कि दे रखा है 75 और ये दे रखा है 16, ठीक है, ये दे रखा है 75 और ये दे रखा है आपको 16, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर निकालना है, जो कि आ जाएगा आंसर डी A2B3। क्या आ जाएगा A2B3। देखो ए का मास कितना दे रखा है 75, बी का मास कितना देगा 16, जब आप 75 टू से करेंगे 150 और 16 थ्री से करेंगे 48, ठीक है, 150 डिवाइड बाय 48 मल्टीप्लाई विद 100, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो वही परसेंटेज आएगी, और जब यहाँ से आप वही करेंगे 48 डिवाइडेड बाय यहाँ 48 नहीं करना, टोटल करना है, टोटल क्या है 150 प्लस 48, सेम यहाँ पे करना है 150 प्लस 48 इंटू में 100। अगर अप्रोक्स में आपको करके दिखाऊं, मान लीजिए ये 150, मान लीजिए ये 50 है, तो ये हो गया 200, ये कितना है 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना बचा 150, 150 का अप्रोक्स कट करेंगे कितना आया जी 75%। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, बट एटॉमिक वेट जो आपको गिवन है उससे आप इसको कैसे निकालेंगे, अब वो आपको तरीका ढूंढना है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट जो है आपकी ऑब्जेक्टिव डीपीपी, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 75.4 देन द कंपाउंड इज 74.5, नॉट 75, 74.5। देखिए सबको चेक करना होगा, पोटेशियम का होता है 39 और इसका होता है 35.5, पहला ही आंसर मैच कर गया 74.5। दूसरा फिर भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 और इसका होता है 35.5, तो इसका आ जाएगा 36.5। सोडियम का 23 और इसका होता है 35.5, तो इसका आ जाएगा 58.5, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिथियम को बताइए, आपको बताइए कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पर लिथियम का कितना होगा 7 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 42.5। तो इन ऑप्शंस को आप मैच कर सकते हैं, इसको भी लिख देता हूँ 36.5, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर कौन सा होगा, सी नहीं होगा आंसर, सी देखो सी का हो जाएगा 58.5, ध्यान रखना है आपको, सी का क्या होगा 58.5, ठीक है, तो आंसर कौन सा मैच करेगा ए, तो आपको आंसर यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, प्रिंट हो चुका है ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओवरऑल चार्ज ऑन एन आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू व्हाट, ओवरऑल चार्ज आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो वो क्या होगा ओवरऑल जीरो, ओवरऑल चार्ज क्या होगा उसका जीरो। चलिए मूव करेंगे आंसर की तरफ, आंसर क्या होना चाहिए डी, डी क्या आंसर है, डी आंसर कह रहा है कि नन ऑफ दीज, गलत बात, ओवरऑल चार्ज ऑन एन आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओवरऑल चार्ज क्या होता है जीरो, कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो, NaCl इसके ऊपर चार्ज कितना जीरो, आपने ले लिया HCl इसके ऊपर चार्ज कितना जीरो, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है, ओवरऑल जो चार्ज लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है जीरो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइवेलेंट अनायन, ऐसा नहीं है कि हमेशा ओवरऑल जीरो रहेगा, देखो आयनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं, बट आयनिक कंपाउंड्स बनते टाइम जो चार्ज रहेगा जीरो रहेगा, अगर आप उसमें से कोई एटम रिमूव कर देते तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो जनरली क्या बोला जाता है ओवरऑल चार्ज ऑन एन आयनिक कंपाउंड इज जीरो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइवेलेंट अनायन, अब ट्राई कह रहा है तो तीन वैलेंसी होनी चाहिए, और नेगेटिव कह रहा है अनायन कह रहा है तो नेगेटिव, तो तीन नेगेटिव देख लो, एल्यूमिनियम आयन कह रहा है Al3 पॉजिटिव, ये तो मेटल है होगा ही नहीं, फॉस्फाइड आयन कह रहा है, क्या कह रहा है पता, फॉस्फाइड आयन P3 नेगेटिव, फेरिक आयन कह रहा है Fe3 पॉजिटिव, कैल्शियम आयन कह रहा है Ca2 पॉजिटिव, उसने कहा अनायन, तो अनायन तो सिर्फ एक ही है फॉस्फाइड आयन, तो आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन बी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए केमिकल फॉर्मूला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन ऑन द, केमिकल फॉर्मूला में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डेफिनेटली राइट में लिखा जाता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिनेटली लेफ्ट में लिखा जाता है, ठीक है, तो आंसर क्या देखेंगे राइट साइड, तो आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन क्या है NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव जो कि एक पॉली एटॉमिक अनायन है, क्या मोनो एटॉमिक है, नहीं, मोनो एटॉमिक हम क्या चार्ज के बेस पे बता पा रहे हैं, नहीं, मोनो एटॉमिक हम बताएंगे किसके बेस पे, एटम्स के बेस में, सिंगल एटम तो मोनो एटॉमिक, और ये क्या हो गया पॉली एटॉमिक अनायन NO3 नेगेटिव, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको ऑप्शन बी, आंसर क्या होना चाहिए आपको ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा, सिंबल ऑफ फेरिक आयन, सिंबल ऑफ फेरिक आयन क्या होना चाहिए Fe3 पॉजिटिव, फेरस के लिए क्या लिखते हैं हम Fe2 पॉजिटिव, और इसके लिए क्या लिखेंगे Fe3 पॉजिटिव, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना लिखा हुआ है 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव डीपीपी है, जिनको हम अपना जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव डीपीपी हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्टिव वाले हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर भी ये क्वेश्चन एज होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, कितना इजी सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो कार्बन जो कि यहाँ पे 6 है और जिसका एटॉमिक मास होता है 12U, और हाइड्रोजन जो कि यहाँ पे 12 है जिसका एटॉमिक मास होता है 1U, और ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे 6 है जिसका एटॉमिक मास होता है 16U, बस आपको मल्टीप्लाई करना और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताना है नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज डिस्कस किए उनको आप रिवाइज करिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।